हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में मगध एम्पायर को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न शासकों की भूमिका तथा उनका साम्राज्य विस्तार को देखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं कि मौर्य शासन काल के इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये तीनों स्रोत के माध्यम से मिलती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमें ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ तथा जैन साहित्य से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पुरातात्विक स्रोत को देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमें अशोक का अभिलेख से ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही विदेशी यात्रियों में यूनानी तथा रोम के लेखकों द्वारा भी मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यूनान के लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है। तो यूनान के लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था? सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। साथ ही मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका द्वारा भी मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय उनके महत्वपूर्ण शासकों को जाता है। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक में पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानें। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर 321 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा पर अपना अधिकार किया तथा मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था तथा दक्षिण में कर्नाटक तक का क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने विजित कर लिया था। फलतः मौर्य शासन का केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग को छोड़कर सारे भारतीय उपमहादेश में स्थापित था। बैक्ट्रिया के शासक सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया तथा उसकी पुत्री से विवाह किया और दहेज में हेरात, कंधार, मकरान तथा काबुल को प्राप्त किया। सेलुकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त के समय भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार प्राप्त था। आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, जो कर के उपज का 1/6 भाग होता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और जीवन के अंतिम दिनों में श्रावण बेलगोला में जैन विधि से सलेखन पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिए। लेखन पद्धति का मतलब होता है उपवास की पद्धति। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार को देखते हैं। तो चंद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि प्राप्त थी। अमित्रघात का कहने का मतलब था शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और इनके काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री थे। डायमकस नामक दूत यूनान के शासक एंटियोकस ने इनके दरबार में भेजा था। हाँ फ्रेंड, अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के या मौर्य शासक के महत्वपूर्ण शासकों में एक और महानतम शासक अशोक के बारे में जानेंगे। तो बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात अशोक मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक का नाम विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में सर्वोपरि माना जाता है। अशोक की माता का नाम सुभद्रधागी था। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभों के द्वारा उनका साम्राज्य की सीमा की जानकारी तथा उनके धर्म, प्रशासन जैसे अनेक बातों की जानकारी हमें उनके स्तंभ एवं शिलालेख द्वारा प्राप्त होता है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में लिखा अशोक का एक शिलालेख प्रथम बार पढ़ा था। अब हम लोग अशोक के साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। तो अशोक का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में काडीवारा गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। साथ ही कश्मीर की कवि कल्हण की राजतरंगिणी द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि अशोक के अधिकार या क्षेत्र विस्तार कश्मीर पर भी था। सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया और अशोक ने इसकी चर्चा अपने शिलालेख में 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा की है। अशोक का अब हम लोग धर्म के बारे में जानते हैं। तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ नैतिक मूल्य उत्थान के लिए नियम एवं संहिता बनाई थी, उसे ही अशोक का धर्म कहा गया है। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में धर्म के बारे में चर्चा की है। अशोक के धर्म
में साधुता और सहिष्णुता और ये सब बातों का उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेख जो शिलालेख था वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। वहीं हम लोग देखते हैं तो अशोक का जो विभिन्न क्षेत्र या विभिन्न स्थानों पर जो स्तंभ है उसमें विभिन्न आकृतियाँ आकृतित की गई है। जैसे रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ एवं गौरिया का, तो नंदनगढ़ पर सिंह का तथा सांची और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई है। तो और वहीं इलाहाबाद स्तंभ के लेख को रानी लेख भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, इलाहाबाद वाला स्तंभ को लेख को रानी लेख भी कहा जाता है। अब हम लोग अशोक के शिलालेख के बारे में जानते हैं। तो अशोक का 14 शिलालेख थे और उसको हम लोग देखते हैं। तो अशोक का पहला शिलालेख, प्रथम शिलालेख में इसमें कहा गया है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया। तीसरे शिलालेख में युक्ति, रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक जो पदाधिकारी थी उसकी नियुक्ति की चर्चा की गई है। वहीं चौथे में धम्म का उल्लेख किया गया है। वहीं पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। छठवें शिलालेख में आम जनता किसी भी वक्त राजा से मिल सकती है, इसकी चर्चा अशोक ने की है। सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की भावना की बात की गई है। आठवें शिलालेख में धम्म की यात्रा आरंभ करने का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार आदि का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में यश एवं कीर्ति की परवाह किए बिना कार्य करने पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार की बातें की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की वर्णन एवं अशोक का हृदय परिवर्तन की बात की गई है और इसमें पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा की गई है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा की बात कही है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म के स्वीकार किया, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, बौद्ध संघ को अपार दान दिया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा भी किए और अशोक ने बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन भी आयोजित करवाया। धर्म प्रचारक के लिए न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी अपने प्रचारक को भेजे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म के लिए एक विशेष कार्य किए और इस प्रकार हम लोगों ने अशोक के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की। हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक तथा महत्वपूर्ण शासकों की भूमिका को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्यकालीन समाज, आर्थिक जीवन, उसके राजनीतिक जीवन, हर एक पहलू को देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।